सर आज क्या पढ़ना है? आप रिफ्लेक्शन जानते हो क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। सर रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। अब एक बात बताओ, ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, पहले इस पे लाइट रे आई, रिफ्रैक्शन होगा रिफ्लेक्शन होगा? रिफ्रैक्शन होगा। इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्ट हो गई, अब ये बाहर निकलेगी, निकलनी चाहिए। सर अगर ये बाहर निकली तो फिर क्या हो गया? रिफ्रैक्शन। दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ, ये कौन सी रे हो गई? इमर्जेंट रे। ये है नॉर्मल जिंदगी। सर अब आते हैं मेंटोस जिंदगी पे। सर मेंटोस जिंदगी क्या होती है? ये देखो, ये क्या है? इंसिडेंट रे। सर पहले क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, बट इस बार ना ये रे बाहर नहीं निकल रही। सर ये तो लॉ को डिफाई कर रही है। लॉ क्या कहता है? रिफ्रैक्शन होना चाहिए। नहीं नहीं, फिजिक्स में एक्सेप्शंस नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? ये तो रिफ्लेक्ट हो गई। सर रिफ्लेक्ट क्यों हुई? क्योंकि आपका जो इंसिडेंट एंगल था वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। सर क्रिटिकल एंगल क्या होता है? सर क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जहां पे इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री होती है किसके साथ? सर कहना क्या चाहते हो? दोबारा बताओ। ये एक सरफेस है, इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, ये कितना बनाया? थीटा। चुप करो। अब जो रिफ्रेक्टेड रे है वो नॉर्मल के ऊपर चली जाएगी, ये क्या होता है आपका? क्रिटिकल एंगल, जहां पे नॉर्मल के ऊपर गई। लेकिन अगर वो नॉर्मल से बाउंस बैक हो जाती है, मतलब रिफ्लेक्शन हो जाती है, उसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर कहाँ लिखा है? ये लो सर। हाँ, बुक में जब आपका रेनबो वाला क्वेश्चन आएगा वहां पे एक कंसेप्ट लिखा हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पढ़ना। When light enters obliquely from a denser medium to a rarer medium, the angle of incidence exceeds the critical angle. Angle of incidence critical angle से ज्यादा हो गया, तो लाइट क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी इन द डेंसर मीडियम। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर ये फिनोमेना यूज कहाँ पे होगा? जब आप रेनबो फॉर्मेशन पढ़ोगे ना, रेनबो बनता कैसे है, तो वहां पे यूज होगा ये। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना जानना जरूरी है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा, रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इससे ज्यादा की फिजिक्स हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। सर 11th में नहीं, 12th में पढ़ेंगे, यहाँ पे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। सर कंडीशंस क्या चाहिए इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? पढ़ना। सर कंडीशंस देखना। लाइट शुड एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम। सर इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशंस क्या क्या चाहिए? लाइट ऑब्लिकली आनी चाहिए। सर ऑब्लिक लाइट मतलब? सर यही नहीं पता बस, बचपन में ऑब्लिक लाइन सीखी थी। सर आप जो बोलते स्लैश बोलते हो, अरे सॉरी, बाल मंदिर स्लैश। हाँ मतलब जो यहाँ पे ईस्ट दिल्ली वाले स्कूल है, आसपास वाले नाले के ऊपर जितने भी बने हुए हैं, आसपास जितने भी, ये डीएवी, बाल मंदिर, अरुणोदय, लक्ष्मी पब्लिक, केंद्रीय विद्यालय, ये सब। सर एलपीएस छोड़ दिया, एलपीएस भी ठीक है। नहीं बाकी सारे दूर दूर वाले वो। सुनो भाई, लाइट शुड एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम।
The angle of incidence should exceed critical angle. The light reflect in the denser medium. सर समझ नहीं आया आप क्या नहीं चाहते? Obviously. ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है. लाइट ऑब्लिकली एंटर कर रही है, रिफ्लेक्ट करेगी, सर कर गई. सर अभी तो आपने बताया टोटल रिफ्लेक्शन TIR. सर वो होगा किसमें? डेंसर मीडियम में. अब यहाँ से रिफ्लेक्ट करनी चाहिए थी, यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, यहाँ से क्या कर जाएगी? बाउंस बैक, रिफ्लेक्ट. तो लाइट रिफ्लेक्ट इन डेंसर मीडियम. बोलो सर उस डायग्राम में हम बता सकते हो कि क्रिटिकल एंगल कहाँ पे है? क्रिटिकल एंगल कहाँ पे है? यस सर. बेटा क्रिटिकल एंगल तब आएगा जब ये रिफ्लेक्ट बैक ना होके नॉर्मल चली जाए, इस सरफेस पे प्लेन चली जाए. लेकिन अभी तो ये रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है मतलब ये जो एंगल आया है इंसिडेंस का वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया. ओके सर. ठीक है सर. अब क्रिटिकल एंगल के बारे में कुछ लिखा हुआ है सर? लिखा है तो पढ़ लो. द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री. वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता सर? होगी तब भी उनसे बता दोगे. सर रेनबो पढ़ना. सर देखा क्या है? रेनबो, रेनबो में तीन चीजें होनी है, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन. सर तीनों में से कुछ नहीं पढ़ा हमने. रिफ्रैक्शन लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट. इंटरनल रिफ्लेक्शन अभी पढ़ा, अभी पढ़ा जब बाउंस बैक हो जाएगी. सर डिस्पर्जन लास्ट क्लास में पढ़ा था, व्हाइट लाइट स्कैटर होती है 7 बैंड ऑफ कलर्स में. अब पढ़ो. रेनबो क्या है? इट्स अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर्स. रेनबो इज ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू सन. ऐसा क्यों? क्यों? जैसे ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट है, इसके ऑपोजिट रेनबो बन रहा है. ऑपोजिट कैसे बन रहा है? जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है तो. रिफ्लेक्शन मतलब वापस आ रही है. नहीं पता तो पढ़ो फिर आगे. Some water droplets remain suspended in air after rain. These droplets behave like a glass prism. ग्लास प्रिज्म के बारे में आपने पढ़ा था. ग्लास प्रिज्म से अगर आप व्हाइट लाइट पास करते हो तो वो जो रिफ्लेक्ट होके निकलती है लाइट वो कैसी होती है? विबग्योर, VIBGY. रेड ऊपर आएगा या वायलेट ऊपर आएगा? सर रेड ऊपर आएगा. रेड ऊपर आएगा. क्यों? क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, डिस्पर्जन सबसे कम बेंड होगा वो. वायलेट का डिस्पर्जन सबसे ज्यादा. When light enters the raindrop, it first refracts, then disperse. पहले क्या होगी? Refract, उसके बाद क्या होगी? Disperse. Then it reflects internally and again refracts. सर कितनी चीजें हो गई एक ही रेनड्रॉप में? सर देखो रेनड्रॉप है, लाइट रे एंटर करेगी, पहले क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन. रिफ्लेक्शन भी है और डिस्पर्जन भी है. ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है वो? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब ये रिफ्लेक्ट हो गया. उसके बाद क्या हो रहा है? सर डिस्पर्जन, ओ सॉरी रिफ्लेक्शन. सर वापस आओ. रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन अगेन रिफ्रैक्शन. 4 चीजें हो गई. सर चीजें 3 ही हो रही है, 4 बार में होती है. रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है सर. तो ये फिनोमेना है आपका रेनबो का. NCERT से जल्दी रीड आउट करना. सर अगला कंसेप्ट क्या है? एटमॉस्फेरिक
रिफ्लेक्शन। सर दो वर्ड है यहाँ पे, एटमॉस्फेयर और, तो कैसी बात कर रही, वाह। रिफ्लेक्शन आपको पता है, रिफ्लेक्शन पता है ना, बताओ सीएम क्या होता है रिफ्लेक्शन? महंगी बेंडिंग ऑफ लाइट। अच्छा, लाइट रे आएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है। अगला क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है ट्विश? अगर आसमान एटमॉस्फेयर तो स्काई क्या है? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर है, घरों में एलपीजी सिलेंडर है। क्या हो गया आपका एटमॉस्फेयर? अभी तो आपने बोला जहाँ गैस है वो एटमॉस्फेयर है। मिक्स गैसेस होती हैं, बस वो रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं बोल रहा था। चलो सर ठीक है। एटमॉस्फेयर, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो क्या है आपके लिए? एटमॉस्फेयर। सर लेकिन हम एटमॉस्फेयर इसे पढ़ते नहीं है, इसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। एनवायरनमेंट। एटमॉस्फेयर क्या है? आपके ऊपर की जितनी भी लेयर्स हैं, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये सब चीजें पड़ी थी। लैंड लिथोस्फेयर, वाटर हाइड्रोस्फेयर, एयर एटमॉस्फेयर और लिविंग बायोस्फीयर। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एयर की। एयर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है? सर एयर में रिफ्लेक्शन अभी तो आपने पढ़ा था, एयर में बेंडिंग नहीं होती। आपने ये पढ़ा था मीडियम चेंज, मीडियम चेंज होगा तो फिर बेंडिंग होगी। मीडियम चेंज नहीं हुआ, चलो मैं करवाता हूँ। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव करती है और कोल्ड एयर नीचे की तरफ मूव करती है। क्या आपके एनवायरनमेंट में दोनों एयर होंगी, हॉट और कोल्ड? मानते हो इस बात को? तो जब आपने ट्रैफिक में गैसेस निकलते हुए देखा, एयर फ्लेयर करते हुए देखी है? जब भी आप आग लगाते हो उसके ऊपर एयर फ्लेयर करती है? हाँ सर करती है, ऐसे ऐसे करती है नागिन की तरह। वो क्या हो रहा है? बेसिकली रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको भी रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सर कैसे? अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो लाइट आपको सीधी आती हुई दिखती, लेकिन वो वेव नेचर शो कर रही है, तो ऐसे 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 ऐसे। हाँ जी सर। हाँ अरे तो वो बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है। एयर में आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, एयर में आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, और वाटर ड्रॉपलेट से अभी आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है रेनबो के केस में। तो सर एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्शन होगा। हाँ सर मान गए आपकी बात को, मानना ही पड़ेगा और क्या, कोई चॉइस है तुम्हारे पास? डू यू हैव अ चॉइस? यस जाओ फिर। सर रुको, द रिफ्लेक्शन बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। सर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर याद है कुछ? एसएसटी कोई भी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर किसी का? जीवांशी बोलो बोलो। Yes, sir. टॉपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सारी लेयर्स थी। Yes, अलग sir. अलग लेयर में अलग अलग डेंसिटी की एयर होती है, और अलग अलग डेंसिटी की एयर है तो फिर डेंसिटी चेंज हुई, डेंसिटी चेंज हुई तो फिर रिफ्लेक्शन होगा। हाँ जीवांशी क्या कह रहे हो आप? सर आपने मेरा नाम लिया था ना? हाँ वो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पूछा था। चलो रुको, फर्स्ट पॉइंट पढ़ना। apparent flickering of objects placed behind a hot object on fire. Flickering. सर ट्रैफिक, ट्रैफिक में जब स्मोक ऊपर जाता है तो आपको आगे वाली गाड़ी थोड़ी फ्लिकर करती हुई दिखती है। सर इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखती, जब स्मॉल पार्टिकल्स होते तब दिखते हैं। सर स्टार्स नियर द होराइजन अपीयर, होराइजन होता है, देख लो कुछ, स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। सर इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा आपको अभी, सर वहां डिस्कस करेंगे।
एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, सेम क्वेश्चन मिलेगा. अपरेंट फ्लिटरिंग ऑफ सनडेज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. अपरेंट फ्लिटरिंग ऑफ सनडेज समझ नहीं आया, अभी समझ आएगा. सर ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में आपको रेनबो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अर्ली सनराइज डिले सनसेट, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, ये 4 क्वेश्चन इसमें से एक तो दिखेगा पक्का. तो सर पढ़ लें. बिल्कुल यहाँ से पढ़ना सर. पहला पॉइंट आपने पढ़ा था, अपरेंट फ्लिकरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ फायर. An object placed behind the fire or a hot surface appears to flicker when seen through air. सर होता किस वजह से? अभी आपने पढ़ा हॉट एयर ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है. अगर आप कहीं भी आग जलाते हो तो वहां के आसपास की एयर गर्म हो जाएगी. गर्म हो जाएगी तो ऊपर की तरफ मूव करेगी, और जो ठंडी एयर होगी ऊपर वाली वो नीचे आएगी. मूवमेंट हो रहा है एयर का, तो क्या एयर मूव करते हुए दिखेगी? एयर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली. हॉट वाली दिखेगी ना, फ्लिकर करते हुए दिखेगी, जिसकी वजह से उसके सामने जो ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे क्या उनकी पोजीशन में भी चेंज आता हुआ दिखेगा? रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन. तो वही तो लिखा था, ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बिहाइंड द फायर फ्लिकर. सर होता किस वजह से? जो भी समझाया ना सिर्फ वही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ना. द एयर अबव हॉट सरफेस बिकम्स हॉट एंड राइजेस, ऊपर जाती है. द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय कूल एयर. The refractive index of hot air is less than that of cool air. ठीक है सर, ये लास्ट वाली लाइन समझ नहीं आई. समझ नहीं आई. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉट एयर इज लेस देन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हॉट एयर का कम होता है कूल एयर से. रीजन नहीं पता. चलो, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था, एयर का कम था. क्यों? डेंसिटी. जो हॉट एयर है उसकी डेंसिटी कम होगी, कूल एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी. ठीक है, इस वजह से कूल एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? ज्यादा है कंपेयर टू हॉट एयर. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना. सो द फिजिकल कंडीशन ऑफ द मीडियम आर नॉट कांस्टेंट. मीडियम कांस्टेंट नहीं है. मीडियम कांस्टेंट नहीं है तो फिनोमेना क्या होगा? रिफ्रैक्शन. मीडियम चेंज हुआ सर, हमें नहीं पता था. ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम द लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन. हाँ जी सर. इट रिजल्ट्स इन फ्लक्चुएशन इन अपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सर समझ आ गया. कोई ऐसा चीज समझ नहीं आया सर, एक बार पढ़ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सर सुनना. Sun, when seen near the horizon, appears slightly higher than their actual position due to atmospheric reflection. इस लाइन से आप क्या समझते हो ये मुझे समझाओगे. सर कहना क्या चाहता है? Sun seen near the horizon appears slightly higher. सर horizon बनाओ पहले तो. सन है यहाँ पे, ठीक है. जब अर्थ से सन देखोगे, वो सन आपको इस पोजीशन की बजाय कुछ यहाँ पे दिखाई देगा. सन की पोजीशन शिफ्ट हुई. मान लो यहाँ पे अगर सन पहुंच जाता है तो सन देखना बंद हो जाएगा. सन देखना बंद हो जाएगा मतलब शाम का टाइम हो गया. लेकिन आपको एक्चुअल में सन कहाँ दिख रहा है? मतलब दिख रहा है ना ऊपर. एक्चुअली में वो सनसेट हो चुका है, लेकिन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वो अपने होराइजन से अभी भी ऊपर दिख रहा है, जिसकी वजह से आपका जो टाइम गैप है वो आता है कितना? 2 मिनट मॉर्निंग के टाइम पे और 2 मिनट इवनिंग के टाइम पे. टोटल टाइम डिफरेंस कितना हो जाता है? 4 मिनट. चलो बताना.
The refractive index of the Earth's atmosphere is general increases from top to bottom. So the light coming from the star near the horizon has to travel from rarer to denser medium and it bends towards the normal. As a result, the star appears slightly higher. सर आप तो बात सन की कर रहे थे, यहाँ पे स्टार आ गया. बचपन में आपने पढ़ा होगा सन इज अ स्टार. एडवांस सनराइज दिखाया भी. एडवांस सनराइज देख लो, फिर उसके बाद कल पढ़ेंगे. जो भी समझाया ना कि सन एक्चुअली में होराइजन के नीचे है, स्टिल एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से वो आपको ऊपर दिख रहा है. तो क्या सनराइज जल्दी हो गया है? जल्दी हो गया ना. एक्चुअल में नहीं होना चाहिए था, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से जल्दी हो गया है. उसी को हमने क्या बोला, एडवांस सनराइज. सर मतलब क्या है, आपके पेपर अगस्त में होने थे, जुलाई में हो जाए. एडवांस पेपर. सर सुनो, the sun appears about 2 minutes earlier than actual sunrise and the sun remains visible for about 2 minutes after actual sunset. 2 मिनट पहले सनराइज दिखता है आपको, 2 मिनट बाद में सनसेट. When the sun is below horizon, the rays have to pass from rarer to denser medium. rarer से denser medium में आना होगा, तो बेंड करेंगी कहाँ पे, टुवर्ड्स नॉर्मल, जिसकी वजह से आपको सन ऊपर की तरफ दिखेगा फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन. सर रेयर टू डेंसर आ रही है, इस चीज में किसी को कुछ पूछना है? सर समझ ही नहीं आया. आउटर स्पेस में कोई भी पार्टिकल्स हैं? स्पेस किसलिए बोलते हैं? वैक्यूम है, कोई भी पार्टिकल्स नहीं. अगर पार्टिकल्स नहीं है तो डेंसिटी कम. और अर्थ के एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं, तो अर्थ की डेंसिटी, तो अर्थ डेंसर है. और जो आपका स्पेस है वो क्या है, रेयरर. तो लाइट रे कहाँ से आ रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम. ठीक है. एडवांस सनराइज और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दो कंसेप्ट. एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, रेनबो फॉर्मेशन, 4 चीजें पढ़ी हैं. चारों चीजें नेक्स्ट क्लास तक याद हो जानी चाहिए. बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में.